अधिकतर धमकी हमको मिला है जब मैं रेप केसेस रजिस्टर करते थे अच्छा। और उसके बाद केस तो कोर्ट में आएगा, फिर अभियुक्त का अरेस्ट होने का है, तो उसी सब में हमको ज़्यादा धमकी मिलते थे। कारण यही था कि हमारे समाज मुसहर समाज में हमारी महिलाओं को मालूम नहीं था कि रेप एक क्राइम है, और हम साइकिल से चलते हैं, बोला इसको हम लोग देख लेंगे रास्ते में। तो घबराहट नहीं हुई आपको? एक महिला है, आप अकेले इतना कुछ कर रही हैं, डर नहीं लगा? डर तो लगा भीतर, लेकिन हम कभी मेरा डर कभी नहीं दिखाते थे। दीदी आपकी तारीफ तो बिल गेट्स ने भी की है। बिल गेट्स हमारे गांव में आया था एक बार। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, कहा जाता है कि जिस समाज में महिला सशक्त नहीं होती हैं वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता है। देखिए, आज हम आपको एक ऐसी महिला से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने मिसाल कायम कर दी है। आपको बता दें कि ये केरला से चलकर बिहार आई हैं। बिहार में 50 सालों से भी ज़्यादा ज़रूरतमंद महिलाओं के लिए काम कर रही हैं। और तो और बड़ी बात यह है कि 2006 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुधा वर्गीस जी की। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इन्हें प्यार से लोग दीदी भी कहते हैं। तो सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया दीदी। थैंक यू जी। जैसा कि मैं पढ़ रही थी आपके बारे में, मुझे बहुत जिज्ञासा हुई, मुझे लगा कि मुझे आपसे मिलना है क्योंकि आपकी कहानी बहुत अलग है। आप केरला से बिहार आई और आप बिहार में काम कर रही हैं। क्या वजह हुई, ऐसा क्या हो गया जो आपने सोचा कि आपको बिहार आना है? मैं बिहार की जनता के बारे में पढ़े, बिहार के बारे में पढ़े। जब मैं क्लास 8 में पढ़ रही थी तब, तो उस समय मैं कुछ फ़ोटोज़ भी देखा लोगों का जो बहुत गरीबी का माहौल में, झुग्गी झोपड़ी रोड बगल में, और तो मुझे लगा ये तो कुछ अलग सीन है। क्योंकि जहाँ मैं उस समय पढ़ती थी और रहती थी, घूमती थी, हम कभी नहीं देखे उस तरह का गरीबी का एक माने झुग्गी झोपड़ी रोड बगल में। हमारे उधर कोई रोड बगल में नहीं रहते थे। अच्छा। सबके पास थोड़ा कुछ ज़मीन है। तो मैं सोचा ये तो बहुत अलग सीन है, इसका कोई वजह भी होगा। तो इतने गरीब और गरीबी, इसको थोड़ा समझना चाहिए। तो मुझे जिज्ञासा हुआ, हम इधर बैठ करके तो नहीं समझ पाएगी, तो मुझे उधर जाना है। तो वैसे तय किया और हम बिहार आए। कब आई आप बिहार? अच्छा, ये भी हम जानना चाहेंगे कि केरल जब हम देखते हैं और बिहार को अगर हम देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलहदा हैं। खान पान अलहदा है, रहन सहन अलहदा है, भाषा अलहदा है। तो कैसे एडजस्टमेंट हुई? ये तो मुझे उतना मालूम नहीं था कि कितना फ़र्क है, लेकिन हम जानते थे केरल जैसे लोग और उस संस्कृति, खाना पीना सब कुछ एक ही साथ नहीं रहेगा, एक ही समान नहीं रहेगा। तो हम आए तो मुझे पता चला कि बहुत अलग है, लेकिन हम आए तो आए और हम सब चीज़ के साथ एडजस्ट। परेशानी हुई थी? वो ज़रूर परेशानी हुई। क्या कुछ परेशानी हुई दीदी आपको? खास करके खाना पीना मुझे बहुत दिक्कत हुआ, क्योंकि मैं कड़ू तेल का महक नहीं बिल्कुल पसंद नहीं किया जी। लेकिन सब चीज़ मिलता था, उसी से पकाया हुआ। और फिर हिंदी सीखनी पड़ी होगी आपको? हाँ, हिंदी मुझे सीखनी पड़ी। ऐसा तो स्कूल में सेकंड लैंग्वेज के रूप में हिंदी था हमारा, लेकिन बोलने के लिए बिल्कुल नहीं जानती थी, तो वो भी सीख लिया। सीखने में थोड़ा समय लगा। कितना समय लगा हिंदी सीखने में? हिंदी सीखने में एक बार हम लोगों के बीच में जाने के बाद शायद 1 साल लगा होगा। मैंने हम ज़्यादा सुनते थे। अच्छा। कैसे ही बोला जाता है,
कैसे बोलना है, सुनते सुनते ज़्यादा सीख लिया। ठीक है, कब आई दीदी आप केरल से बिहार? 1965 में। 1965 में आप आई और अभी साल 2023 चल रहा है, अच्छा खासा वक्फा है। और जहाँ तक हम भी देख रहे हैं कि आप लगातार काम कर रही हैं। 2006 में आपको पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया। कैसा लगा, कैसे पता चला कि पद्मश्री मिलने वाला है, फिर कैसा फील हुआ, भावुक हो गई, क्या लगा? मैं उस समय मेरे गांव में थी इधर। मुझे पता चला कि मुझे पद्मश्री मिलने वाले हैं। फोन आया किसी का? नहीं, वेलफेयर डिपार्टमेंट ही मेरा सारा डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जी। तो वे लोग हमसे बोले हैं, और जो जो डॉक्यूमेंट्स हमसे चाहिए थे वे लोग हमसे मांगते थे। तो मुझे पता था कि ये जा रहे पद्मश्री अवार्ड के लिए, मिलेगा कि नहीं हमको पता नहीं था ना। लेकिन उधर से मुझे पता चला न्यूज़ 25 जनवरी का रात वाला न्यूज़ में अच्छा खबर निकले। खबर आई। तो दिल्ली से एक आदमी हमको कॉल करके बोला कि आपका पद्मश्री मिलने वाला है, तो अनाउंस हो गया बोल करके। अच्छा। या तो मैं तो बहुत खुश हो गई। हम ऐसा तो कागजात तो सब गए थे, लेकिन मुझे पता नहीं था होगा कि नहीं, लेकिन हो गया, बहुत अच्छा हुआ। अच्छा। तो फिर हम मेरे गांव में गए तो उधर हमको पहले टेलीग्राफ जैसे रहता था ना एक चीज़, तो एक आदमी आया टेलीग्राफ पकड़ के। अच्छा। तो हमको दिखाए, तब मेरी महिलाएं सब मेरे साथ थी। तो मैं उन लोगों से बोला, देखिए तो बहुत बड़ा एक अवार्ड है, सम्मान है, तो ये हम सबों का है। मेरा नाम में तो आया है, लेकिन आप लोग जितना सहयोग हमको दे दिया हर चीज़ में, तो ये सब हम सबों का है बोल के उन लोगों के साथ में बात की। अच्छा, ये बताइए दीदी कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब मैं थोड़ा समझ रही थी आपके बारे में, पढ़ रही थी, तो मुझे पता चला कि इतने साल आपने जब यहाँ पर काम किया, इतना सारा संघर्ष किया, तो ये जो पूरी जर्नी रही है ये आसान नहीं रही है आपकी। कई बार आपको पुलिस ने अरेस्ट भी किया, आपको धमकी भी मिली, और फिर भी आप लगी रही एक अकेली महिला। मैं खुद एक महिला हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि कितना डिफ़िकल्ट होता है। तो वो कब हुआ, क्या हुआ, धमकी क्यों मिल गई थी आपको? अधिकतर धमकी हमको मिला है जब मैं रेप केसेस रजिस्टर करते थे। अच्छा। और उसके बाद केस तो कोर्ट में आएगा, फिर अभियुक्त का अरेस्ट होने का है, तो उसी सब में हमको ज़्यादा धमकी मिलते थे। तो दीदी डर नहीं लगता था? कारण यही था कि हमारे समाज, मुसहर समाज में हमारी महिलाओं को मालूम नहीं था कि रेप एक क्राइम है। अच्छा। तो जो गांव में, मेरा गांव का नाम है जमसौत, तो वो गांव में हमको पता चला एक रात को कि एक बच्ची का रेप हुआ है। तो मैं दीदी लोगों से बोला, तुम लोग चुपचाप से रह रहे हैं, इसके लिए हम लोगों को केस करना है। तो वे लोग बोला, केस? कौन सी का केस करना है? उन लोगों को मालूम नहीं था। तो ऐसे तो पूछे कहाँ जाना है केस करने के लिए? ऐसे थाना? ऐसे नहीं नहीं, कभी थाना कभी नहीं जाएंगे। ऐसे क्यों? वे लोग बॉडी मारता है। अच्छा। ऐसे वो लोग ऐसे नहीं मारेंगे, इसके लिए केस करना ही है। तो 2 दिन मैं उन लोगों को समझाने में लगा मुझे। तो तीसरा दिन, उसका मतलब रेप होने के बाद 14 दिन हम लोग जा कर के केस दर्ज किया। वो लोग पहले केस दर्ज करने के लिए पुलिस तैयार नहीं थे। पुलिस बोला, कौन इतनी गंदा कपड़ा पहनी हुई लड़की के साथ रेप करेगा? आप क्या कहानी बना करके ला रहे हैं? तो उसी पर मैं बोला, तुम जो बोल रहे हो लिख करके हमको दे दो। ऐसा बोलने से, तो लिख करके दे दो, तुमको केस लेना नहीं, हम और जगह पर जाके केस दर्ज करेंगे। तो अंत में फिर वो केस लिया। वही समय जब जो अभियुक्त का गांव को पता चला कि एक केस हुआ है, रेप केस हुआ है, वही समय से वे लोग हमको धमकी देना शुरू किया, और मेरा गांव को भी धमकी दिया, बोल के पूरा सबको जला देंगे बोले हैं। और हम साइकिल से चलते हैं, बोला इसको हम लोग देख लेंगे रास्ते में। उस तरह का बहुत धमकी देते थे। लेकिन हम तो अपने लिए तो काम नहीं कर रहा है,
हम कर रहे हैं, कोई बच्ची जिसका रेप हुआ, कोई महिला जिसका रेप हुआ, तो उसी में हम पीछे हटेगा तो फिर काम ही नहीं होगा। तो घबराहट नहीं हुई आपको? एक महिला है, आप अकेले इतना कुछ कर रही हैं, डर नहीं लगा? डर तो लगा भीतर, लेकिन मेरा डर कभी नहीं दिखाते थे। कभी नहीं दिखाते? अभी भी डर नहीं दिखाते हैं। क्योंकि अगर आप डर जाएंगी तो जो महिलाओं को, तो फिर वो भी जाहिर सी बात है घबरा जाएंगी। यस, काम आगे होना मुश्किल है तब। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए दीदी कि आप एक फाउंडेशन भी चला रही हैं, नारी गुंजन नाम है इसका, और जहाँ तक हम देख रहे थे कि कई सारी उपलब्धियाँ हैं इसकी, एक बैंड भी बना है, फिर बहुत सारी चीज़ें आप बता रही थी। तो ये कहाँ से आइडिया आ गया? जैसे कि बैंड अक्सर हम देखते हैं कि लड़के जो हैं बैंड बजाते हैं शादी ब्याह में, लेकिन यहाँ पर औरतें बजा रही हैं बैंड। सबसे पहले मैं ये मिथ तोड़ना चाहते थे। अच्छा। कि ओनली पुरुष लोग बजा सकते हैं, महिला क्यों नहीं बजा सकते हैं? तो मुझे लगा कि हम देखे हैं तमिलनाडु में, आंध्रा में महिलाएं बजाती है। इधर जब मैं इसके बारे में बात किया, मेरा सारे स्टाफ और लोग बोला नहीं दीदी इधर नहीं चलेगा वो, ऐसे इधर होगा क्यों नहीं होगा। तो हम महिलाओं से बात किए तो वो लोग उतना तैयार नहीं थे शुरू में, और उनका परिवार भी, पति बोला हाँ अभी तुम ढांग डूंग करके पैसा ले आएंगे घर में तब ही होगा। मैंने एक तरह से कमेंट पास कर रहे थे। केबीसी में भी गई थी आप, तो आपके साथ ये बैंड की महिलाएं गई थी? या तो शुरू में थोड़ा दिक्कत था, लेकिन एक बार महिलाएं कन्विंस हो गया तो उन लोगों को आसानी हो गई। उन लोग जी दीदी, आपकी तारीफ तो बिल गेट्स ने भी की है। बिल गेट्स हमारे गांव में आया था एक बार। हाँ। लेकिन उस दिन मैं नहीं थी, मैं दूसरा कोई काम में कहीं पर गए थे। मैंने बिहार में नहीं थी, बिहार से बाहर थी। लेकिन वो जानते थे कि मेरा गांव कहाँ है, हम क्या करते हैं, हमारे लोगों से मिले हैं। मेलिंडा भी आई थी। मेलिंडा पूरा दिन हम लोग हमारे साथ बिताए। अच्छा। एक गांव कोथुआ नाम का गांव का है। अच्छा। वो किशोरी लड़कियों से मिलना चाहते थे। अच्छा। तो मैं उसका इंतज़ाम किया, फिर महिलाओं से मिले, काफ़ी देर तक बात चली। उसके बाद वो इधर आए, इधर आके बच्चियों के साथ काफ़ी समय बिताए। अच्छा। बात किए, लड़के लोग भी उनके साथ बहुत बातें की। अच्छा दीदी, इतना कुछ आप कर रही हैं, जाहिर सी बात है, तो दो सवाल हैं मेरे। पहला तो ये सवाल दीदी कि आप अपनी फैमिली से जो केरल में रहते हैं अभी भी जुड़ी हैं, अभी भी बात होती है? हाँ, हम लोग जुड़े हुई हैं, अभी भी बात होती है, लेकिन रहती आप यहीं बच्चों के साथ हैं। और ये बताइए दीदी कि केरल से उठकर आप यहाँ आती हैं, इतना कुछ करती हैं महिलाओं के लिए, लगातार हम देख रहे हैं कि हर तरह की चीज़ें हैं, मतलब कोई किसी चीज़ की यहाँ पर कमी नहीं है, तो इसके लिए क्या फंड मिल रहा है आपको? हाँ, ये मेरा हॉस्टल इधर 150 लड़कियाँ हैं। हम शुरू में ही सरकार को लिखित दिया, मैं सिर्फ मुसहर बच्चियों के लिए हॉस्टल चलाएंगे, ठीक है। तो उस समय शायद वो डिपार्टमेंट में किसी को थोड़ा सा ये था, क्यों ऐसा कास्ट लेकर के बोलती है, ऐसे नहीं तो मैं नहीं चलाएंगे उस तरह का। लेकिन हमको उधर से कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो मेरे सारी बच्चियाँ वो समाज का है, क्योंकि मैं वो समाज के साथ 21 साल रहे हैं। तो हम देखें कि लड़की उस समाज में लड़की अपने घर से पढ़ नहीं सकती है, क्योंकि उनका एक घर समझिए इतना बड़ा है, एक वो कोने पे दारू बनेगा, ये कोने पे सूअर पोष करके रखे हैं, और ये कोने पे थोड़ा खाना बनाएंगे, फिर पीने वाला सब बाकी जगह ले लेता है। तो लड़की पढ़ेंगे कहाँ? लड़की का किताब भी नहीं रख सकते हैं। जो पीने के लिए आते हैं वो उधर से 2 पन्ना पाड़ करके उसका चखना पकने के लिए किसी से बोलेगा लेके आओ। तो ये सब चीज़ हम देख करके हम तय किया कि लड़कियों को एक रेसिडेंशियल सेटअप चाहिए पढ़ने के लिए, नहीं तो ये लोग पढ़ेंगे। तो फिर सरकार ने बात सुनी और मदद मिली। ये सारा चीज़ डिलापिडेटेड बिल्डिंग था, हम इसको खोज के निकाले हैं और इसका रिपेयरिंग के लिए आग्रह किया, एप्लीकेशन दिए,
सरकार इसका रिपेयरिंग करके हमको दे दी है। करके अभी भी सरकार हमको मदद करते हैं। ये सारी बच्चियों का खाना पीना, पढ़ने लिखने का सामग्री, सब कुछ के लिए। कभी कोई सरकार की तरफ से आया, मुख्यमंत्री जी आए, कभी मुलाकात हुई? हमारा हम हर साल ये समर कैंप चलाते हैं। इस साल भी था, 2 दिन पहले हमारा कैंप का समापन हुआ। 2012 में मुख्यमंत्री आया था हमारा कार्यक्रम का, ये कैंप का समापन में। कार्यक्रम सब वो 10 मिनट के लिए आए थे। बोला कि हमको समय नहीं है, तो सिर्फ उद्घाटन जैसे न, जो भी, उसके बाद हम चले जाएंगे। बोला इससे तो ठीक है सर, लेकिन आप आइए बोल करके उनको लाए थे 10 मिनट के लिए। लेकिन वो 45 मिनट बैठ करके हमारी बच्चियों का कार्यक्रम पूरा देखे हैं। या वो हमेशा उनको एक क्या बोले, एक अच्छा लगा, बिल्कुल अटैचमेंट और उम्मीद है कि इधर के बच्चे लोग अच्छा करेंगे। तो उसके बाद फिर मुलाकात नहीं हुई मुख्यमंत्री जी मुलाकात से? तो हमेशा मुलाकात, जब हम उनसे मिलना चाहते थे हमको समय देते थे। आखिरी बार अभी जो है कोविड के चलते वो नहीं मिलते हैं। उसके बाद से मुलाकात नहीं हुई है। मुलाकात कोई प्रोग्राम में हुआ है तो हुआ, लेकिन उसके बाद कोविड के बाद हम उनसे मिले नहीं हैं। तो ये थी दीदी जिन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई, अपनी पूरी जर्नी आपके सामने रखी है, बताया है कि कहाँ से सफ़र शुरू किया, क्या कुछ मुश्किलें आई और अभी जो है सफ़र जारी है और आगे भी जारी रहेगा। तो ये बातचीत आपको कैसी लगी है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।